तो दोस्तों आपका स्वागत है एमआई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में। तो जो हम लोग श्रृंखला शुरू किए थे करंट अफेयर्स की, उस श्रृंखला में आगे आज 22 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स का हम डिस्कशन करेंगे। किसका? और ये वीडियो आपको कहाँ पे मिलेगी? एमआई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। ठीक है, तो एमआई कंपटीशन, ये आपको ध्यान रखना है, एमआई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स की वीडियो लगातार आपको मिलेंगी। करंट अफेयर्स नहीं, कई तमाम सब्जेक्ट हैं, जो हिंदी हुआ, मैथ्स हुआ, हिंदी की क्लास और मैथ्स की क्लास इस समय कंटिन्यू है, तो आप इस चैनल पर जाकर के उन सब वीडियो को देख सकते हैं। तो आज है 22 मार्च। क्या है? 22 मार्च के करंट अफेयर्स का आज हम डिस्कशन करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले आपको 22 तारीख के महत्वपूर्ण दिन को हम थोड़ा सा बता देते हैं कि 22 तारीख क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और ये खास है और किस एक स्टेट के लिए खास है। सबसे ज्यादा जरूरी है 22 मार्च के दिन, जानते क्या हुआ था? हमारे यहाँ एक बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करती थी जब अंग्रेजों का शासन था। किसका शासन था? अंग्रेज का। अंग्रेज जब यहाँ पर शासन करते थे तो उस समय थी बंगाल प्रेसिडेंसी। तो बंगाल प्रेसिडेंसी में 22 मार्च के दिन, कौन से दिन? 22 मार्च के दिन 1912 में, 22 मार्च 1912 के दिन बंगाल प्रेसिडेंसी से, मान लीजिए ये है बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी, इस प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था क्या? बिहार। उस समय अलग हुआ था बिहार। कब? 1912 में, 22 मार्च के दिन। तो 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार क्या हुआ था? अलग हुआ था। इसलिए 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बिहार की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? 22 मार्च को। देखिए, इतना तो हुआ। इसके बाद जो है आपको बता दें कि जब बिहार अलग हो गया, किससे? बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुआ। ठीक है, बिहार अलग हुआ कब हुआ? 1912 में। डेट क्या थी? आज ही की डेट थी, 22 मार्च। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि बिहार कैसे उड़ीसा से अलग हुआ और फिर बिहार से झारखंड कैसे अलग हुआ। इन सब चीजों का हम डिस्कस यहीं पर कर लेते हैं। 1912 में बिहार अलग हो गया। ठीक है, अब आता है एक डेट, 1 अप्रैल 1936। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को बिहार का फिर एक टुकड़ा होता है। इस बिहार से अलग होता है उड़ीसा। कौन अलग होता है? ओडिशा। ठीक है, उड़ीसा अलग होता है कब? 1 अप्रैल 1936 को। तो उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल 1936 को। और इसमें थोड़ा सा आपको बताएं, फिर एक बार अब बिहार जो है टूटेगा। कब टूटता है? 2000 में। सन 2000 में टूटता है, 15 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, 15 नवंबर सन 2000 को टूटता है। और बिहार से टूट करके कौन अलग होता है? झारखंड। झारखंड एक नया स्टेट बनता है। ठीक, अब इस तरह से आपको पता लगा होगा कि सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी थी, फिर बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ बिहार, फिर बिहार से अलग हुआ एक बार उड़ीसा, फिर बिहार से एक बार अलग हुआ झारखंड। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं हम 22 मार्च के तहत बताए हैं आपको। चलिए अब आगे देखते हैं कि हमारा आज का पहला सवाल क्या है। पहले सवाल को पढ़ने से पहले आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इस सवाल में आज जो है 16 मार्च के बारे में बताया गया है। क्या? हर वर्ष 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ठीक है, हर हर वर्ष 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है। इन ऑप्शन का आप ध्यान पूर्वक देखिए और आप आंसर करने का प्रयास करिए। पहला ऑप्शन क्या है? जल दिवस। दूसरा पृथ्वी दिवस। और तीसरा क्या है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। ठीक है, और डी है इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बता दें कि 16 मार्च को जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। क्या? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी तो सही हो गया। इसमें दो ऑप्शन और दिए गए हैं, पहला है जल दिवस और दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी दिवस। थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि जल दिवस के बारे में। देखिए, एक बार पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1993 में, तो उस समय यह डिसाइड किया गया कि हर वर्ष जल दिवस मनाया जाएगा। अब वो जल दिवस किस डेट को मनाया जाता है? सौभाग्य से आज 22 तारीख है, इसी 22 तारीख को जो है जल दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च से 1993 से, याद रखिए, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो वहां से यह डिसाइड हुआ था कि 22 मार्च को जल दिवस हम मनाने का प्रयत्न करेंगे और मनाया भी जाता है। इस वर्ष जो 22 मार्च को वो जल दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या रखी गई है? जल दिवस की थीम है कि वाटर फॉर
पीस। ठीक, इस जल दिवस की थीम है वाटर फॉर पीस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आने वाले एग्जाम में आपको मिल सकता है। अगला ऑप्शन है 22, क्या है? पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, पृथ्वी दिवस आपको मनाया जाता है इससे ठीक एक महीने बाद 22 अप्रैल को। ठीक है, तो आने वाले 22 अप्रैल को मनाया जाएगा पृथ्वी दिवस। इस तरह से हम ऑप्शन देखते हैं और इसका आंसर आपको पहले ही बता दिए हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, ध्यान पूर्वक पढ़िए आप लोग। देखिए, अगला सवाल है कि फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये अभी हाल ही में चुनाव हुआ है फिलिस्तीन में, तो वहां के नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है। इनमें से कौन है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या है? पुतिन है, या जेलेंस्की है, या मोहम्मद मुस्तफा है? कौन है? आप लोगों को बता दें कि इसमें से जो ऑप्शन सही होगा वो होगा मोहम्मद मुस्तफा। क्या सही होगा? मोहम्मद मुस्तफा। और ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे होंगे, क्या है? पुतिन, व्लादिमीर पुतिन इनका पूरा नाम है। ये एक आप वहां पे एशिया में कंट्री है जो जिसका नाम क्या है? रूस। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। और जेलेंस्की कौन है? यही रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है पिछले 1 या 2 वर्ष से, जो आपको जरूर ज्ञान प्राप्त होगा कि जेलेंस्की यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कौन है? जेलेंस्की। ऑप्शन आपने देख लिया, ए नंबर का पुतिन है, बी नंबर का जेलेंस्की और सी नंबर का ऑप्शन जो है मोहम्मद मुस्तफा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है अपना? अगला सवाल पढ़िए। हाल ही में राष्ट्रपति, हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है ना। तो उन्हीं को एक अवार्ड मिला है। कहाँ पे मिला है, किस कंट्री में मिला है, ये इस सवाल के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मॉरिशस, मॉरिशस एक कंट्री है, जानते हैं मॉरिशस के बारे में थोड़ा सा आपको अगर बता दें, तो मॉरिशस एक ऐसा कंट्री है जो भारत के अलावा हिंदी भाषा वहां पे बोलने की अधिकता है। ज्यादातर हिंदी वहां पे हिंदी भाषी लोग रहते हैं। ठीक है, तो मॉरिशस विश्वविद्यालय ने किस मानद उपाधि से सम्मानित किया? किसको? द्रौपदी मुर्मू को। ये द्रौपदी मुर्मू कौन है? भारत की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो इनको कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ, दूसरा है मेजर अवार्ड से, या तीसरा वर्ल्ड लीडर के अवार्ड से, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बता दें, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ। ये मॉरिशस में एक अवार्ड दिया जाता है जो सिविल को या सिविल कानून को बेहतर तरीके से बड़े लोकतांत्रिक देश में सही ढंग से लागू कराए या चालू करवाए, उन लोगों को दिया जाता है। तो इसलिए द्रौपदी मुर्मू को यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू कहाँ की राष्ट्रपति हैं? भारत की। ठीक है, भारत कहाँ पे, किस कॉन्टिनेंट में है? भारत एक एशिया का देश है, एशिया में पाया जाने वाला देश है। ठीक है, और अच्छा, भारत की राजधानी क्या है? जैसा कि सभी लोगों को पता ही होगा, भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर का हमारा सवाल है, चौथे नंबर का। आप लोग इसको ध्यान पूर्वक पढ़िए और ऑप्शन ध्यान से देखिए कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा। अगला सवाल है, रिजर्व बैंक से आया है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ इंडिया पर कितने रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? देखिए सवाल क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ इंडिया पर, देखिए दो बैंक है यहीं पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, एक बैंक ऑफ इंडिया है, तो कितने रुपए का जुर्माना लगा है? जुर्माना लगाने का पर्पज जानते क्या होता है? जैसे कोई संस्था है, अगर वो कोई अपना कानून या कोई तरीके से कोई और संस्था को प्रचालित करने का, संचालित करने का अगर उसको आगमन करती है कि आप ये कर सकते हैं, अगर आप उसके गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे, उसके तरीके से नहीं चलेंगे, आप पर जुर्माना लगेगा। तो यही चीज है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक गाइडलाइन जारी किया था कि इस गाइडलाइन के तहत बैंक ऑफ इंडिया आपको काम करना है। तो बैंक ऑफ इंडिया ये काम नहीं किया, जिस वजह से आरबीआई को इनके ऊपर जुर्माना लगाना पड़ा है। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? पहला 2.4 करोड़ है, 1.40 करोड़ है, 3 करोड़ रुपए है। तो इसका ऑप्शन नंबर हम बता दें आपको, बी सही होगा। आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया को 1.40 करोड़ रुपए का क्या लगाया है? जुर्माना लगाया। थोड़ा सा आरबीआई के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आरबीआई है क्या। देखिए, आरबीआई एक ऐसी संस्था है, इसका पूरे भारत में जितने भी बैंक हैं
चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हो, सरकारी सेक्टर के हो, कोई भी हो, आरबीआई उनको कंट्रोल करता है। आरबीआई के गाइडलाइन के तहत उनको काम करना पड़ता है। आरबीआई की स्थापना जानते कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर का मतलब समझते हैं ना कि हेडक्वार्टर वो होता है ना जहां पे उस संस्था के सभी लोग बैठ करके एक मंच पे हर चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, आगे क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला है। तो इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? मुंबई में। मुंबई में आरबीआई का हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। आरबीआई के बारे में थोड़ा सा जानकारी थी। हाँ, आरबीआई के अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है? अभी वर्तमान में गवर्नर आरबीआई कौन है ये हम आपको बता दें, शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के अभी हाल फिलहाल के गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? 5वें नंबर का, जो कि बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये हमारे अभी हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। और अच्छा, उद्घाटन कैसे किया है इसमें बताया गया है। देखिए, मौसम टावर। मौसम टावर का मतलब क्या होता है? जैसे अभी हाल ही में आप देखे होंगे कई चक्रवात आते हैं। अभी जैसे बीच हुआ या कोई समुद्री इलाका हुआ, वहां पे घर है या कुछ भी है, वहां पे रहने वाले लोग टूरिस्ट पे के तहत गए हैं। अगर मौसम की जानकारी हमें नहीं होगी, अचानक से कोई आपदा आ गई, तो किस प्रकार से हम उनको हैंडल करेंगे, कैसे हटाएंगे? उसके लिए मौसम टावर लगाया जाता है। मौसम विज्ञान के वैज्ञानिक होते हैं, उन्हीं के तहत एक मौसम टावर का उद्घाटन किया गया है वर्चुअली। वर्चुअली का मतलब क्या होता है? जैसे पहले फेस टू फेस उद्घाटन किया जाता है तो वो तो सामने से हो गया, लेकिन वर्चुअल का मतलब जो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से उद्घाटन किया जाता है, उसको वर्चुअली कहा जाता है। ठीक है। तो मौसम टावर का वर्चुअली उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? देखिए, वो केंद्रीय मंत्री हैं, इसमें ऑप्शन नंबर पहला अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ऑप्शन क्या सही होगा? इसमें ऑप्शन तो जो है उसमें डी सही होगा। क्यों? क्योंकि जिसने उद्घाटन किया है उनका नाम इसमें नहीं है। ऑप्शन डी भी देता है कि इनमें से कोई नहीं। आपको ध्यान रखना है कि एबीसी मार के चले आएंगे, डी सोचेंगे ही नहीं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और जो वो केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम है किरण किरण रिजिजू। ऐसा नाम क्यों है? क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। नॉर्थ ईस्ट मतलब अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है। अच्छा, किरण रिजिजू इसका उद्घाटन किए, कहां पे किए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। ये किए हैं एमपी। एमपी का मतलब समझते हैं? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भोपाल में। अच्छा, मध्य प्रदेश की राजधानी भी भोपाल में है। तो यहीं पर मौसम टावर का वर्चुअली उद्घाटन किया है किरण रिजिजू ने। ठीक है। इस सवाल के माध्यम से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला हमारा 6वें नंबर का सवाल क्या है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए आप लोग और ऑप्शन देने का प्रयास करिए। ठीक है। अगला सवाल है, भारत सरकार ने फिनटेक इकोसिस्टम। देखिए, सबसे पहले इसमें समझना चाहिए आपको, फिनटेक इकोसिस्टम में इकोसिस्टम होता क्या है? इकोसिस्टम का अगर हिंदी हम बोले ना तो ये होता है परितंत्र। क्या होता है? परितंत्र। जब परितंत्र क्या चीज होता है ये तो सुनने में सुन लेते हैं हम लोग, लेकिन समझ में ही नहीं आता कि परितंत्र होता क्या है। आधा से ज्यादा बच्चे तो इसी कंफ्यूज में रहते हैं कि शब्द को लेकर के। देखिए, परितंत्र में आपको सिर्फ दो चीजें समझनी है। एक होता है जैविक। क्या होता है? जैविक। और एक होता है अजैविक। अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैविक को बायोटेक बोला जाता है और अजैविक को अबायोटेक बोला जाता है। ठीक है। जैविक चीजें क्या होती हैं? जैसे मनुष्य हो गए, ठीक है, जानवर हो गए, पादप हो गए, ये सब जैविक चीजें होती हैं। और अजैविक जो नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग का मतलब जैसे मेरे हाथ में पेन है ना, ये नॉन लिविंग है। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ये डिजिटल बोर्ड है, ये भी नॉन लिविंग है। तो देखिए, परितंत्र होता क्या है? परितंत्र का मतलब देखिए, मैं ये सर्कल बना दिया ना, किसी एक एरिया में, वो तालाब हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, या फिर कोई मैदानी इलाका हो, उस इलाके में जैविक अजैविक परस्पर एक साथ मिल करके वहां पे जो रहते हैं, उसी एरिया को हम परितंत्र कहते हैं। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन सब चीजों, अब परितंत्र पे हमारे यहाँ खतरा भी बहुत हो रहा है। जैसे तालाब है, तालाब में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से पानी आ रहा है, नदियों में पानी जा रहा है, तो नदियों में रहने वाले जीव जंतु को खतरा है।
उनके परितंत्र को खतरा हो रहा है। तो इसी चीज में बताया गया है कि हमारा भारत सरकार जो है परितंत्र को सुरक्षित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। आपको बताते हैं किसके साथ समझौता किया। सवाल एक बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। भारत सरकार ने फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर। अच्छा, ऋण समझौता क्यों किया जाता है? क्योंकि कोई भी देश होता है ना, उसको विकासशील से विकसित करने में या विकासशील ही करने में उनके पास उतना मनी नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जो है दुनिया का पहला ऐसा कंट्री हो गया है जहां पे जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ये दुख का कारण है। इसके पहले चाइना हुआ करता था, लेकिन चाइना अपनी पॉलिसी के माध्यम से जनसंख्या में काफी कमी लाया है, लेकिन इंडिया अभी इसमें बहुत पीछे है। इसलिए हमें ऋण समझौता करना पड़ा। हमारी पॉपुलेशन अधिक है, तो क्या किया जाए। एडीबी एक बैंक है, ऋण ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। देखिए, वर्ल्ड बैंक तो ऑप्शन में है और एशियन डेवलपमेंट बैंक है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक होगा। तो भारत सरकार जो समझौता किए किसके साथ किए? एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है? देखिए, एडीबी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट। इसका जो हेडक्वार्टर है ना फिलीपींस में है। कहां पे है? फिलीपींस में। एडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो क्या है, कहां है? फिलीपींस में। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1966 में हुई थी। कब हुई थी? 1966 में। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये क्या चीज है और किस लिए इस सवाल को पूछा गया है। आज के करंट अफेयर्स में सबसे महत्वपूर्ण सवाल मेरे हिसाब से अगर कोई है तो ये है, क्या है? हाल ही में किसको एनसीएल के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक यानी एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आप देखिए। पहला ऑप्शन है बी साईराम, दूसरा ऑप्शन है वी के शर्मा और तीसरा ऑप्शन है रतन टाटा। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एनसीएल के जो अध्यक्ष हैं और प्रबंधक निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो ये बी साईराम को नियुक्त किया गया है। किसको? बी साईराम। देखिए, अब थोड़ा सा हम आपको बता दें एनसीएल के बारे में। एनसीएल होता क्या है, क्योंकि अगर आप सवाल पढ़ लिए इसका ऑप्शन कर दिए तो समझ में ही नहीं आया। हाँ, बस इतना आ गया कि बी साईराम एनसीएल के अध्यक्ष हुए। एनसीएल है क्या? देखिए, एनसीएल क्या चीज है? एनसीएल, सॉरी, एनसीएल आपको थोड़ा सा बता दें। एनसीएल, एनसीएल का फुल फॉर्म जानते क्या होता है? नॉर्दर्न, नॉर्दर्न, ठीक है, कोल फील्ड, कोल फील्ड लिमिटेड, लिमिटेड, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ये एनसीएल का फुल फॉर्म है। ये एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसी लिमिटेड कंपनी है जहां पे कोल यानी कोयला, कोयला का उत्पादन किया जाता है। और कोयला कितना महत्वपूर्ण है ये आपको पता ही होगा। कोयला से बिजली बनती है, कोयला से तमाम काम किया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर, जो एनसीएल का हेडक्वार्टर है, कहां पे? सिंगरौली। ये सिंगरौली कहां पड़ता है भैया? सिंगरौली, सिंगरौली पड़ता है आपके एमपी में। कहां पे? एमपी में। एमपी के सिंगरौली में एनसीएल का हेडक्वार्टर है। और एनसीएल क्या होता है? नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। और ये कोयले का कारखाना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष अभी बनाए गए हैं बी साईराम। कौन बनाया गया है? बी साईराम। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट के बारे में हम लोग आप थोड़ा सा चर्चा किए थे आईसीसी के बारे में पहली वीडियो में, चाहे फिर से थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाएगा। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर, मतलब क्रिकेटर यानी बल्लेबाज हैं वो, जिसने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। देखिए, क्रिकेट दो प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया आपका प्रथम श्रेणी। कौन सा श्रेणी? प्रथम श्रेणी। एक होता है आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय। ठीक, तो प्रथम श्रेणी वो होता है जब खिलाड़ी खेलना शुरू करता है अपने देश के लिए। तो पहले नंबर पर वो अपने डोमेस्टिक क्रिकेट, इसी को बोला जाता है इंग्लिश में। तो इसमें अपने देश के उनके छोटे छोटे
टीम होती हैं, उन टीमों के साथ मिल करके खेलते हैं तो प्रथम श्रेणी क्रिकेट होता है। अंतरराष्ट्रीय क्या होता है? अदर देश, जैसे इंडिया के साथ हो गया, पाकिस्तान के साथ हो गया, न्यूजीलैंड के साथ हो गया, इन देशों के साथ अगर कोई दूसरा देश खेलेगा तो वो अंतरराष्ट्रीय टीम कहलाती है। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी से उन्होंने संन्यास लिया है, तो उनका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए मिचेल स्टार्क, ऑप्शन नंबर बी डेविड वार्नर, अगला ऑप्शन है मैथ्यू वेड। तो वो कौन बल्लेबाज है? मैथ्यू वेड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चलिए अब थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के बारे में देख लिया जाए। किसके बारे में? ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। क्या है? कैनबरा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का जो मुद्रा होती है वो क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा इस सवाल का। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 9वें नंबर का सवाल क्या है? 9वें नंबर, हाँ 9वां नंबर सवाल अभी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में ये गेम संपन्न हुआ है, जिसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी होना चाहिए। देखिए, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? देखिए, एक होता है आईपीएल। आईपीएल, आईपीएल अभी पिछले सीजन से दो टाइप से खेला जा रहा है। एक होता है मेंस का प्रीमियर लीग, जिसको आईपीएल बोला जाता है। एक होता है वोमेन प्रीमियर लीग, महिला प्रीमियर लीग होता है। ठीक, तो महिला प्रीमियर लीग का यह दूसरा सीजन था। पहला सीजन 2023 में खेला गया था। कब खेला गया था? 2023 में। और दूसरा सीजन खेला गया है 2024 में। कब खेला गया है? 2024 में। ठीक है, तो 2024 वाले के बारे में इसमें सवाल पूछा गया है कि दूसरे सीजन का खिताब किस टीम ने जीता है, किसको हरा करके जीता है, और सबसे वैल्यूएबल प्लेयर कौन हुआ है? तो सबसे वैल्यूएबल प्लेयर अगर देखा जाए तो दीप्ति शर्मा हुई हैं। कौन? दीप्ति शर्मा। इनको बनाया गया है टूर्नामेंट का क्रिकेटर। पूरे टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन उभरता हुआ खिलाड़ी अगर कोई है तो वो है दीप्ति शर्मा, 2024 के वुमेन प्रीमियर लीग की। अब देखिए, दो टीमें थी इसमें। पूरे डब्ल्यूपीएल में 5 टीमों ने हिस्सा लिया। कितने टीम ने? ये सवाल पूछा जा सकता है कि डब्ल्यूपीएल में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? 5 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें से 2 टीम फाइनल में पहुंची थी। पहले टीम कौन थी? आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। इसने किसको हराया? दिल्ली को। ठीक, फाइनल में 2 टीम खेली, आरसीबी और दिल्ली। आरसीबी ने दिल्ली को हराया और डब्ल्यूपीएल 2024 का खिताब अपने नाम किया। इस तरीके से इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही हो जाएगा। मुंबई इंडियंस जो है ना, डब्ल्यूपीएल का 2023 का खिताब जीता था। कब का? 2023 का। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आई थिंक कि अंतिम सवाल होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। फिर ये आरबीआई से रिलेटेड है। देखिए, आरबीआई इस समय बहुत सक्रिय इसलिए है कि चुनाव चल रहा है, चुनाव के डेट की घोषणा हो गई है। आरबीआई, ईडी, सीबीआई ये सब सक्रिय हैं, तो इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए, ये सवाल क्या कहता है? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक, अभी आरबीआई इसी को बोला जाता है, आरबीआई, इसके बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन किए थे अभी चौथे सवाल पर। वहां पर इसने बैंक ऑफ इंडिया पर जुर्माना लगाया था, अभी यहां पर बंधन बैंक पर जुर्माना लगाया है। और जुर्माना क्यों लगा रहा है? कि ये सारे बैंक आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, नहीं कर रहे हैं। अपनी मनमानी करोगे तो जो आपका मालिक होगा जरूर आपको पकड़ना पड़ेगा, आपको डांट लगाएगा। तो सही भी है, लगना चाहिए। इसलिए आरबीआई ने फिर से बंधन बैंक पर कितने लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है, जिसमें ऑप्शन दिया गया 29.55 लाख रुपए, 28.33 लाख रुपए, 50 लाख रुपए। तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा? बताइए। देखिए, गाइडलाइन की बात अगर की जाए क्यों नहीं मानी जा रही है, अभी थोड़ा सा आपसे चर्चा कर दे। अगर यूपी में एक पेपर हुआ था यूपी पुलिस का, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर लीक हुआ। अब यूपी बोर्ड जो है कभी मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कह रहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ है, और सारी संस्थाएं, जो प्राइवेट कोचिंग और संस्थाएं, बच्चे चिल्ला रहे थे कि हुआ लीक। अंत में क्या करना पड़ा? हमें धरना देना पड़ा, तब जाके पेपर कैंसिल हुआ। अब तो आपको मानना पड़ा ना कि कैंसिल हुआ या फिर लीक हुआ था।
अच्छा, इसके बाद अभी बिहार में देखिए एक पेपर हुआ है, प्राइमरी टीचर का हुआ था, जूनियर टीचर का हुआ था, वो भी लीक कर गया। अच्छा, वहां पे बीपीएससी है, पेपर करवा रही थी, ये भी मानने के लिए तैयार नहीं थी। अच्छा, वहां की एक संस्था है ईओयू, ईओयू एक संस्था है, इसने जांच किया शुरुआती दौर में और इसने बता दिया कि बीपीएससी टीचर का जो पेपर हुआ था वो लीक हुआ था, लेकिन बीपीएससी मानने के लिए तैयार नहीं था। बीपीएससी कह रहा था कि आप जो सबूत दे रहे हैं वो गलत है, ठोस सबूत दीजिए। तो फिर से ईओयू को सबूत देना पड़ा। अंत में जाकर बीपीएससी हार मानी और कही कि ये जो पेपर हुआ था 15 मार्च को, दोनों पालियों का, फर्स्ट और सेकंड का, इसको रद्द किया जाता है। अब बताइए क्या किया जाए? गाइडलाइन का बन जाती है गाइडलाइन, लेकिन फॉलो करना किसी को है ही नहीं। यही है लोकतंत्र। चलिए कोई बात नहीं, खैर सवाल देखते हैं हम। भारतीय रिजर्व बैंक ने बंधन बैंक पर कितने लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही होगा ए, 29.55 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसी तरह से करंट अफेयर्स, हिंदी और मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं, आप ध्यानपूर्वक उसको पढ़ने का प्रयास करिए और तरीके से, क्योंकि जानते हैं सवाल आप पढ़ लेंगे वो याद होगा कि नहीं होगा, उसके लिए सिर्फ एक ही बात है कि ऑप्शन को थोड़ा सा क्लियरीफाई किया जाए। ठीक है, जैसे आरबीआई आया तो इसको हम बता दें, और ऑप्शन में तमाम स्टेट आए, हम धीरे धीरे देखिए भारत में जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबकी राजधानी, सबकी प्रमुख नदियां और वहां की जो मेन मेन पर्यटक स्थल है, टूरिस्ट स्थल, उसके बारे में चर्चा किया जाएगा और आसानी वे में करंट अफेयर्स को लेकर चला जाएगा, जो कि आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। क्यों? आप एक बार बैठ के अगर सोचिए 6 महीने का करंट अफेयर्स हम तैयार कर लेते हैं, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? कि एक दिन में कम से कम आपका 10 से 15 सवाल होता है, तो 30 दिन में हो गया 3 दाम 300 सवाल, और 6 महीने में 3 × 18 लगभग 2000-2500 के सवाल एक बार में कैसे तैयार होगा? इसको तैयार करने के लिए आपको डेली छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से 10 से 12, 15 से 20 मिनट की वीडियो में आपको समझाया जाएगा, तरीके से बताया जाएगा, और कंपटीशन किस लेवल पर जा रहा है, बेरोजगारी कितनी बढ़ी हुई है, इस तरीके से आपको समझा करके लेकर चला जाएगा और आपको करंट अफेयर्स में, मैथ्स में, हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और भी क्लासेस हमारी डे बाय डे चलेंगी, और भी जैसे टीचर्स जैसे जैसे हमारे यहाँ मतलब अवेलेबल हो रहे हैं, वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए एमआई कंपटीशन यूट्यूब चैनल को।